नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम डिबेट का। नागपुर में 17 मार्च को जो हिंसा हुई, जिस तरह से दंगाइयों ने विरोध और प्रदर्शन किया, एक एक मकान, एक एक गाड़ियों को आग में झोंक दिया। आग में झोंकने के बाद से जिस तरह से हिंसा भड़की, उसके बाद से चारों तरफ इस हिंसा की चर्चा होने लगी। और चर्चा खास करके तब होने लगी जब ये बात सामने आया कि इस कहानी के पीछे और इस दंगा के पीछे आखिर कौन सा वो गुनहगार है जिसने इस पूरे दंगा को भड़काया है और लोगों को इकट्ठा करके इस दंगा को अंजाम देने में पूरी तरह से सफल हुआ है। आपको बता दें कि आज सामने पुलिस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें फहीम शमीम खान का नाम सामने आया है। ये फहीम शमीम खान, जिसकी उम्र 38 साल बताई जा रही है और ये शहर यानी कि नागपुर शहर का अध्यक्ष है एमडीपी पार्टी का, जिसका फुल फॉर्म है माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी। इस पार्टी का ये अध्यक्ष है। दरअसल ये कांड जब हुआ उसके बाद से लगातार पुलिस इस कार्रवाई में जुटी हुई थी कि इसके पीछे कौन सा वो व्यक्ति है जिसने इस दंगा को भड़काया है। पहले तो आप इस कहानी को विस्तार पूर्वक सुनिए। 17 मार्च को जिस तरह से नागपुर में जो हिंसा हुई, आपको बता दें कि बजरंग दल यानी कि हिंदू संगठनों ने औरंगजेब के पुतले और कुछ रंग वाले कपड़े को जलाया, जिसके बाद से यह फहीम उस दंगे का विरोध करने लगा। उस पुतले के जलने के बाद से ये पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस थाने में इसने रिपोर्ट दर्ज करने की कही। पुलिस वालों की तरफ से यह बयान सामने आया कि 3 बजे आपका एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई होगी। 9 लोगों का नाम भी दर्ज हो गया, उन्हें पुलिस की गिरफ्त में लिया जाएगा। उसके बाद से ये फहीम वहां से लौटता है और लोगों के बीच जाता है, एक समुदाय के लोगों के बीच, और ये बात कहता है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की है और हमारी एक भी नहीं सुनेगी, इसलिए हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उसके बाद से महाल क्षेत्र में लगातार लगभग पहले 40 से 50 और 60 लोग इकट्ठा होते हैं। धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाती है और 2 गुटों में पत्थरबाजी होनी शुरू हो जाती है। यह दृश्य देखकर आज के दौर में और इस टाइम ये लग रहा है कि ये कश्मीर का 370 का हटने के बाद अब वहां पर तो पत्थरबाजी नहीं हो रही है, लेकिन नागपुर में फिर से पत्थरबाजी का दौर शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं इसे कश्मीर के पैटर्न से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि शिवसेना की तरफ से अगर बात कही जाए, शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से, तो एनडीए की सरकार पर लगातार वो आरोप लगा रहे हैं। वो औरंगजेब की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से भी कर दिए हैं और वहीं इस पर आरोप और प्रत्यारोप का तो सिलसिला जारी ही जारी है। इसी के साथ आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस यानी कि मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनके भी कुछ बयान सामने हैं। जरा आप पहले उसे सुनिए। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है। यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जनता की भावना है, ये जनता की भावना है। देखो, जनता की भावना हमारे राजा के प्रति, छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति बहुत ही गंभीर है और इसलिए उन्होंने जो आंदोलन किया है वो आंदोलन जायज है। उनके मन में जो है हमारे राजा के प्रति प्रेम भावना है और औरंगजेब के प्रति जो देशद्रोही है उसके प्रति गुस्सा है। सर, पुलिस पे हमला हुआ है, पुलिस पे हमला हुआ है, सोची समझी साजिश। देखिए, ये पुलिस पर हमला करना, पेट्रोल बम फेंकना, पत्थर फेंकना, हथियार से हमला करना, पुलिस के ऊपर हमला करना,
फायर ब्रिगेड के ऊपर हमला करना, ये सोची समझी साजिश है। और इसीलिए जो सोची समझी साजिश से कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कानून जो भी हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपने सुना कि किस तरह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो बयान सामने आया। एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कहा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि विपक्ष की तरफ से भी कई ऐसे नेता हैं जिनके बयान सामने आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से नागपुर में जो हिंसा हुई है वो बेहद ही निंदनीय है। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस की जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट में 51 लोगों को पुलिस ने अपने गिरफ्त में लिया है, जिसमें फहीम शमीम खान जो मुख्य आरोपी है, यानी कि इस घटना का जो मास्टरमाइंड है, उस हिंसा का जो मास्टरमाइंड है, उसके साथ साथ 51 लोगों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। और कई एंगल से इस पर पूछताछ होगी, पुलिस अपनी तहकीकात करेगी और पूरी की पूरी तलाशी करेगी कि आखिर ये हिंसा हुई क्यों, सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब के पुतले जलाने पर हुई या फिर और क्या कुछ वजह रही है। उससे पहले आपको बता दें कि आज के दौर में जहां पर पुलिस को दूसरा देश का या फिर यूं कहा जो धरती का रक्षक माना जाता है, उस धरती के रक्षक पर भी यानी कि महिला पुलिस कर्मियों पर अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। महिला कर्मचारियों को अश्लील भाषाओं के साथ इस्तेमाल करने के साथ साथ उन्हें छूने का भी प्रयास किया गया, उनके वर्दी को हाथ लगाया गया, अश्लीलता की पूरी हद पार की गई। इस हिंसा को बचाने में जिस तरह से महिला पुलिसकर्मी पूरी तरह से जुटी हुई थी नागपुर में, और साथ ही साथ पुलिसकर्मी भी जुटे हुए थे, ऐसे में महिलाओं पर अभद्र भाषाओं का तो इस्तेमाल किया ही किया गया। ऐसे में पुलिस पर भी वार किया गया, पथराव किया गया और कई ऐसे काम किए गए जिसमें पुलिसकर्मी भी लगभग 30 से 40 पुलिसकर्मी इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं और कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो आईसीयू में इस वक्त एडमिट है। वहीं इस पूरी हिंसा पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ विकास पांडे जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी जुड़ गई हैं और आलोक त्रिपाठी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आप तीनों लोगों का ही हमारे इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मैं विकास जी से लूंगी। विकास जी, जब ये दंगा हुआ था उस वक्त आपकी पुलिस कहां थी? अब आप ये जवाब देंगे कि पुलिसों पर भी अत्याचार हुआ, जो आज ये रिपोर्ट सामने आई है इतनी देरी क्यों हुई? जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या। अनन्या जी, जिस तरीके से उस घटना को लेकर के आप ये सवाल कर रहे हैं कि पुलिस कहाँ जी, पुलिस अगर नहीं उपलब्ध होती और पुलिस सजग नहीं होती तो 2 घंटे के अंदर हमने उस पर कंट्रोल कर दिया। आप ये देखिए, दोबारा दंगाइयों की हिम्मत नहीं पड़ी वहां के माहौल को बिगाड़ने की वो कोशिश कर पाए। ये बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी गठबंधन की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतनी सजगता से काम किया कि पुलिस ने 2 घंटे के अंदर उस दंगे को कंट्रोल कर लिया। मुझे लगता है कि 2-3 चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जब प्रायोजित होकर के कोई षड्यंत्र रच के इस तरीके के कार्यक्रम को केंद्रित करने की कोशिश करता है तो उसमें कई चुनौतियां भी आती हैं और उन चुनौतियों से निकल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नागपुर में शांति व्यवस्था को बनाए रखा है। ये बड़ी बात है और मुझे लगता है कि इस बात से सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी को हुआ है तो औरंगजेब प्रेमियों के हृदय में बड़ा तेज दर्द हुआ होगा। ये वही औरंगजेब प्रेमी है जो औरंगजेब के नाम पर सियासत करने के लिए आतुर बैठे। शायद यही कारण है कि तब्बल से लेकर के और तमाम तरीके की चीजें आप देख सब चीज को जलाने की कोशिश नहीं की। अब महाराष्ट्र में भी उसी प्रकार का वही पार्टी आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सम्मान से पहले बयान और महाराष्ट्र के अंदर भी समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आबू आजमी बयान देता है और उस स्थान में कसीदे करता है इतिहास में काले कारनामों से भरा पड़ा है। डिफेंड करने के लिए समाजवादी पार्टी आतुर रहती है, आगे निकल करके आती है। आपने एक ट्वीट देखा, एक ट्वीट अखिलेश यादव तमाम तरीके के ट्वीट करते हुए अनन्या जी आपको दिख जाएंगे। आत्मा को झकझोर देता है जब अखिलेश यादव जैसे नेता तनाव से पैदा होने के बाद महाकुंभ पर तो प्रश्न लेकिन अपने नेता की करतूतों पर मौन हो जाते हैं। विकास जी की आवाज बहुत लाउडली नहीं आ रही है, थोड़ी इनकी आवाज बढ़ाई जाए। अपने नेता की करतूत पर अनन्या जी अखिलेश यादव सनातन में पैदा हुआ नेता केवल इसलिए मौन हो जाता है कि हम ये नहीं है अनन्या जी।
देखना तो समझना पड़ेगा कि वही अखिलेश यादव है जब कर्नाटक के सबसे बड़े गौ मंदिर की बात आई तो खुलकर विरोध में लिखने लगे, तमाम तरीके के मौके तलाशने लगे, उसे भाजपा का इवेंट करार दे दिया। ये वही अखिलेश यादव है जब अभी रिसेंटली महाकुंभ की बात को आप देख लीजिए, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप, लाशों का कुंभ बता दिया गया उसे। और आज उन्हीं के नेता, उन्हीं अखिलेश यादव के नेता आज आकर के इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। और अखिलेश यादव का अगर कहीं कोई एक ट्वीट आया हो, एक बयान आया हो तो मुझे बता दीजिएगा अनन्या जी। ये षड्यंत्र में साजिश है और इस साजिश के पीछे मैं सीधे सीधे कहता हूं अखिलेश यादव जी इन्वॉल्व है इस साजिश के पीछे। ठीक है, अखिलेश यादव जी इन्वॉल्व हैं। आप अब अखिलेश जी पर चले गए। ठीक है, पूजा जी से इसका जवाब लेते। पूजा जी, साफ तौर पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर यह ब्लेम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यानी कि विकास जी ने लगा दिया है कि अखिलेश यादव जी इस घटना में इन्वॉल्व है। और उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस घटना को आप किस नजर से देख रही हैं? पूजा जी। जो है अनन्या जी, ये घृणित घटना है, ऐसी घटना नहीं घटित होनी चाहिए देश में। और लगातार हमें लगता है कि बैठ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि ये घृणित घटना है, इस तरीके की घटना नहीं घटनी चाहिए और सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहती है। अभी भी देखिए कितनी बेहयाई से जो है, जब आपने भाजपा के प्रवक्ता से सवाल पूछा तो अकाउंटेबिलिटी लेने की बजाय वो लेकर के चले अखिलेश यादव जी के ऊपर। आपके पास में सबूत है, साक्ष्य है, लेकर के जाइए पुलिस के पास में। आपने वैसे भी पुलिस को निठल्ला बना दिया हुआ है अपने हिसाब से। आपके हिसाब से पुलिस को कोई जानकारी नहीं होती है, संगठित अपराध हो जाता है, उसके बाद में पुलिस के ऊपर अटैक हो जाता है, फिर पुलिस को पता चलता है कि हाँ आप कंट्रोल करना चाहिए। आपके इंटेलिजेंस को पता ही नहीं चलता है कि कब कहाँ का संगठित अपराध होता चला जा रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो अभी महाराष्ट्र हो। जहां जहां आपकी रूलिंग गवर्नमेंट है या आपके जो है घटक दल की रूलिंग गवर्नमेंट है, वहां वहां पे जो है इस तरीके की अपराध बढ़ चुकी हुई है। और आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करते हैं कि आपको सिर्फ विपक्ष को कोसना है। अगर हमारे कोसने से देश का हित हो रहा होता तो हम बिल्कुल स्वागत करते कि भाई आप कोस लीजिए। अगर हमारे कोसने, हमको कोसने से देश का हित हो जाता है, पर यहाँ पे तो जो है आप अपने कुकर्मों को पर्दा लगाने के लिए जो है विपक्ष को कोसने लग जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी लीजिए ना। वहां पे जो है अनन्या जी, आपने भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि वो पहले जाता है कंप्लेंट करने के लिए, वहां पे कंप्लेंट करने, भाई हमारे कार्यकर्ता तो गए नहीं थे, बजरंग दल को कौन परमिशन दिया हुआ था कि कोई कलर जलाएंगे, कोई पुक्का जलाएंगे, चलिए ठीक है वो भी आप, अगर आपको पता था वहां प्रोटेस्ट चल रहा है या प्रदर्शन चल रहा है, किसी भी गुट का चल रहा हो, पुलिस कुछ तो देखना चाहिए था। उसके बाद वो एफआईआर करने के लिए तुमको पता भी नहीं चला कि ये आदमी तैयारी कर लेगा इतना। आप सोचिए कि कहीं पे जो है किसी घटनाक्रम को लेकर के कोई एफआईआर करने जाता है और पुलिस को जानकारी फिर भी नहीं हो पाती है कि ये किस तरीके का दंगा हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो है ये सरकार की मंशा से ही हो रहा है। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां जो है ये बैठ करके कहते नहीं ये संगठित अपराध है। इनके प्रवक्ताओं को पता होता है कि कौन कहाँ संलिप्त है, पर इनके इंटेलिजेंस को नहीं पता होता, पुलिस को नहीं पता होता है, जिनकी जिम्मेदारी है उनको नहीं पता होता है कि लोग कहाँ से इकट्ठे हो जा रहे हैं, पत्थर कहाँ से इकट्ठे हो जा रहे हैं, पत्थरबाजी कैसे हो जा रही है। ये इसलिए हो जा रही है क्योंकि ये भाजपा का लक्ष्य यही है, यही संलिप्त है। ये चाहते हैं, इनका प्रयास है कि जो है सौहार्द खराब होता रहे, वरना इनके जो है नेता मंचों पे खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं कि भाई हम कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, जैसे बाबरी मस्जिद को जो है गिराया गया हुआ था वैसे ही हम जो है करेंगे। संगीत सॉन्ग किस तरीके का बयान दे रहे हैं, जिस जो है वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है जो बाबरी मस्जिद विध्वंस था वो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी था, वर्डिक्ट में कहा। और वो बात को जो है आज इसी तरीके से जो है फिर से इनके नेता कह रहे हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके मंचों से कह रहे हैं कि हम पुलिस के हाथ पैर तोड़ देंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ ये कार्य है कि भाई किसी की जान जाती है जाए, किसी की लाशें गिरती हों गिर जाए, हमें जो है राजनीति करनी है और हम राजनीति करके रहेंगे, वो भी गंदी स्तर की गिर करके करेंगे, लाशों पे राजनीति करेंगे और उसी पे करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उस पे जो है जनता को बलि चढ़ा रहे हैं, पुलिस वालों को बलि चढ़ा रहे हैं और बैठ करके विपक्ष को कोस रहे हैं, बस और कोई काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है विपक्ष को कोसना और जनता को, पुलिस को, सबको बलि चढ़ा करके राजा बने रहना है। ठीक है, विकास जी इसका जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। आप कुछ कहना भी चाहते थे, उसके बाद से मैं सीधे लौटूंगी आलोक जी के पास। और आप देख लीजिए एक इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाथ है, क्योंकि इनके अरे जाइए पुलिस के पास में, कि आज आप जाइए पुलिस के पास में एफआईआर करिए, यहाँ बैठ के बकवास मत करिए आप, इतनी बेगैरत यहाँ पे बैठ करके बकवास मत करिए, आपके पास में डायरेक्टली जो है जानकारी है, जाइए एफआईआर करिए, कार्रवाई करिए। आपके जो है मंत्रिमंडल के लोग जो है खड़े होकर कर रहे हैं पुलिस के हाथ पैर तोड़ देंगे, फेंक देंगे, हम जाकर के वहाँ पे मस्जिद तोड़ देंगे, वो सब डायरेक्टली वीडियो साफ, उसमें कोई आपत्ति नहीं है आपको, क्योंकि आपकी पार्टी में अगर जो है सौहार्द की बात करता है, ठीक है पूजा जी शांत हो जाइए, पूजा जी शांत हो जाइए, लौटूंगी तो फिर आप जवाब दीजिएगा। हर रोज आप लोग एक ही काम करते हैं, बीच में इंटरप्ट करते हैं एक दूसरे के। बेशर्मी देखी थी मैंने सुना। ठीक है पूजा जी लौटूंगी फिर आप जवाब दीजिएगा। विकास जी जल्दी जवाब दीजिए, आलोक जी के पास लौटना है। आप लोग आपस में भिड़ के सारे मुद्दे को तहस नहस कर देते हैं, मुद्दे पे बात ही नहीं करते हैं आप लोग। इस तरह से आप लोग डिबेट में बैठेंगे तो आप लोग की आवाज बिल्कुल पब्लिक में नहीं जाएगी, कोई मतलब नहीं होगा आप लोगों का यहाँ डिबेट में बैठने का। पूजा जी शांत हो जाइए, और विकास जी आप भी शांत हो जाइए। इस तरह से आप लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं, हर रोज का यही होता है डिबेट में, इस तरह से नहीं होता है। ना बोलिए या तो इस तरीके से आपने पूरी रकम, मैंने पहले सुना ना कि ये जो है कह रहे हैं कि वो संलिप्त है, इनसे जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, अपराधी जो है कोई और है, दो गुटों में लड़ाई होती है, इनको पता नहीं चल रहा था गुट कौन सा है, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज किए हुए। ठीक है पूजा जी मैं उस सवाल का जवाब दे लेती हूँ, वो दे रहे हैं जवाब, वो दे रहे हैं जवाब। पूजा जी आप सुन नहीं रही हैं। नहीं मैं नहीं सुनूंगी ना, तो फिर आपको सुनना पड़ेगा, आप सुनिए, वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, फिर आप उनको जवाब दीजिए। आप लोग एक दूसरे में भिड़ जाते हैं, किस तरीके की बात है, किसी की आवाज नहीं जाती है बाहर। पूजा जी शांत हो जाइए, मैं बोल रही हूँ 10 बार बोल चुकी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप उनको जवाब दीजिएगा, ठीक है पूजा जी आप उनको जवाब दीजिएगा, शांत हो जाइए। आपका वो सुन रहे हैं, आप भी उनका सुनिए, फिर आप जवाब दीजिए। एक दूसरे को बारी बारी से मौका दे रही हूँ, सभी का जवाब मुझे लेना है, आलोक जी भी हैं उनका भी जवाब लेना है। एक लाइन में अगर वो आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं सुन लीजिए, फिर आपके पास लौटूंगी, आप जवाब दीजिएगा। विकास जी अपनी बातों को जल्दी से कंप्लीट करिए। और किस एंगल से आप अखिलेश यादव पे बार बार ये ब्लेम लगा रहे हैं, क्या प्रूफ है आपके पास, जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको कि श्रीमान अखिलेश यादव जी ने मुझे बताइए कि क्या अबू आजमी अखिलेश यादव के नेता कार्यकर्ता नहीं है क्या, उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है क्या? अबू आजमी है ना, अखिलेश यादव कैसे इसमें इन्वॉल्व हो गया? आप सीधे सीधे अखिलेश यादव का नाम लिए हैं। अनन्या जी लेट मी फिनिश, मुझे भी मौका दीजिए और मेरा निवेदन है। ठीक है एक लाइन में जल्दी से खत्म करिए, आलोक जी के पास मुझे जाना है। बिल्कुल अनन्या जी, मेरी साथी पैनलिस्ट बहन से भी निवेदन है कि धैर्य के साथ सुना करें, क्योंकि जितना इन्होंने राम मंदिर पर क्रेडिट, राम मंदिर को अनुशंसित करने का काम नहीं किया, उससे ज्यादा बाबर की बाबरी गिरने पर रोना रोया है इन्होंने। और आज डिबेट में भी आप देख लीजिए अनन्या जी कि बाबर की मस्जिद गिरने का रोना डिबेट में भी रो दिया गया। जब बाबर जी भी लोग और अकबर जी भी लोग जब तक इस हिंदुस्तान में है तब तक ऐसी साजिशें चलती रहेंगी। ये आपको समझना पड़ेगा अनन्या जी कि मुझे बताइए कि अखिलेश यादव ये वही अखिलेश यादव है कि जब भी सनातन के विरोध में जब भी कोई खड़ा होता है, चाहे वो इनके स्वयं के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये देखा है, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ अनन्या जी, ये प्रैक्टिकल बात है। किसने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद उन्हें महासचिव बनाया था, जरा पूछिए इनसे, क्यों नहीं अखिलेश यादव ने अभी स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी में नहीं है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अभी वो नहीं है ना, लेकिन महासचिव बनाने का काम अखिलेश यादव ने उसके बाद किया था जब उन्होंने गली गली रामचरित। ठीक है इसका जवाब पूजा जी से मैं ले लूंगी। पूजा जी उससे पहले मैं आलोक जी के पास जाना चाहूंगी, उसके बाद से आप जवाब इस बात का दीजिएगा अखिलेश यादव किस तरह से शामिल है। ठीक है आलोक जी इस बात का जवाब दीजिए, जिस तरह से दंगा नागपुर में हुआ है और महाराष्ट्र की जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना गुट है उसने साफ तौर पर यह ब्लेम लगाया है भारतीय जनता पार्टी के पास कि भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी की तुलना औरंगजेब से कर रही है। ये किस तरह की टिप्पणी है? आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस टिप्पणी को किस तरह से देख रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए पहली बात तो ये कि भाजपा हमेशा दंगा मुक्त, हिंसा मुक्त की बात करती थी और भाजपा के राज में, भाजपा सरकार के राज में अगर ये हिंसा हो रही है, दंगा हो रहा है तो ये बड़ी चिंता का विषय है। दूसरी बात मैं नागपुर हिंसा कह रहा हूँ कि आखिर खुफिया विभाग कर क्या रहा है, अचानक से कितनी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं, खुफिया विभाग शांत बैठा हुआ है और हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान में औरंगजेब, बाबर इसके समर्थक तो नहीं हो सकते। जहाँ देश की बात आएगी वहाँ तो पहले देश होगा ना। लेकिन वो क्या रहा है कि यहाँ राजनीति, वोट बैंक कैसे हमारा मजबूत होगा, वोट बैंक को हम कैसे अपने पाले में रहेंगे,
अगर हम सीधे सीधे बात करें 80 और 20 की, तो यहाँ खेल 80 और 20 का चल रहा है। उसके लिए चाहे वो औरंगजेब की बात करना पड़ जाए, चाहे बाबर की बात करना पड़ जाए, चाहे छत्रपति शिवाजी की बात करनी पड़ जाए, चाहे जिसकी भी बात करें, ये राजनीतिक दल वो करने को तैयार है। सिर्फ वोट बैंक का खेल चल रहा है, वोट बैंक को सादे रखने का खेल चल रहा है। लेकिन हमें कहना चाहता हूँ राजनीतिक दल से, आप विकास की बात करिए, आप मुद्दों की बात करिए, अच्छे मुद्दों की बात करिए, लेकिन उन मुद्दों को छोड़ करके हम औरंगजेब की बात करने लगते हैं, हम बाबर की बात करने लगते हैं। ये इस देश में कैसे संभव हो सकता है? हम औरंगजेब की तो नहीं बात कर सकते ना, हम उनके समर्थक नहीं हो सकते। जिन्होंने इस देश को बर्बादी के लिस्ट के खिलाफ ले जाने का काम किया हो, हम उसके समर्थक नहीं हो सकते। और मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल जो हिंदुस्तान से प्यार करता होगा वो उनका कभी समर्थक नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ वोट बैंक कह लीजिए, 20% की आबादी को कह लीजिए या 80% की आबादी को कह लीजिए, उसको साझे रखने के लिए सब चीजों को कर रहे हैं। और इस हद तक नीचे आकर के आप काम कर रहे हैं राजनीतिक दलों के नेता कि वो ये भूल जा रहे हैं कि इसका समाज में क्या असर पड़ रहा है, देश पे क्या असर पड़ेगा, आम लोग क्या सोच रहे होंगे। क्योंकि अब सोशल मीडिया पे सब चीजें चलती हैं तो पूरा देश देखता है, विदेश में भी लोग देखते हैं कि हमारे देश में हो क्या रहा है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों के नेताओं को, जो बड़े परिपक्व होते हैं, थोड़ा सा राजनीति से अलग हट करके ये देखना होगा, ये समझना होगा कि हम कर क्या रहे हैं, इसका कितना असर हमारे समाज पे पड़ रहा है, इसका कितना नुकसान हमारे देश को होगा, हमारे देश की छवि बाहर कितनी खराब हो रही है। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो मुझे लगता है कि ना ही वो औरंगजेब की बात करेंगे, ना ही वो छत्रपति शिवाजी की बात करेंगे, ना बाबर की बात करेंगे। वो अगर राजनीति करती है, आप असली मुद्दों की बात करिए, आप विकास की बात करिए कि क्या विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार की बात करिए, रोजगार की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए। लेकिन इन सभी बातों से हट करके पिछले कुछ समय से आप देखिए, कभी औरंगजेब की बात हो रही है, कभी संभल में मेले की बात हो रही है। आखिर इस देश में ये सब चीजें हो कैसे रही? क्या ये अचानक नहीं हो रही है? ये एक प्री प्लान हो रहा है, कैसे वोट बैंक को साधा जाए। मुझे ये कहने में बिल्कुल वो नहीं है अनन्या जी, सिर्फ 20 और 80 के खेल को साधने के लिए ही ये राजनीतिक दल पूरे माहौल को मोड़े हुए हैं। ठीक है, विकास जी जवाब दीजिए। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए ये मुगलों को लेकर, संभल को लेकर, या फिर आपका जो अभी हालिया में जो घटना घटित हुआ है उसको भी लेकर लगातार ये बयानबाजी या फिर जो भी ये सिलसिला जारी हुआ है, इसको लेकर ये सारी चीजें हो रही हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को हासिल करने के लिए? जवाब दीजिए विकास जी। विकास जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे लगता है कि देखिए, जिस तरीके से इसे राजनीतिक जंग देने की कोशिश की गई, इसकी पहल किसने की? अनन्या जी, इस बात की गहराई में जाने की हम सबको आवश्यकता है कि अगर आबू आजमी जैसे लोग इस देश में रह करके अकबर, बाबर, औरंगजेब जैसे लोगों की तारीफें करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इस देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ये लोग करते रहेंगे। और ये पहला मौका नहीं है। क्या आपको याद हो कि संगत से गुड़ उपजे, संगत से गुड़ जाए? वही स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहे तो मुंह पर उनके टेप लग गया और शायद ही कभी आपने उनका बयान सुना हो। लेकिन जैसे ही वो माफी चाहता, जैसे ही वो समाजवादी पार्टी में जाते हैं और वो सनातन के विरोध में खड़े नजर आते हैं, ये है समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा। उनकी संगत में जाने के बाद अक्सर यही होता है। ये वो लोग हैं जो एक तरफ तो जिन्ना की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ बाबर को किसने घसीटा? अभी आपने डिबेट सुनी ना अनन्या जी, और सुनते आप देखिए, राम मंदिर की महिमा मंडन शायद ही कभी की हो किसी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने। सुना क्या? नहीं सुना। लेकिन देखिए, चर्चा औरंगजेब की, चर्चा नागपुर की, और बाकायदा आप देख लीजिए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को बाकायदा देखिए बाबर याद आ गए। आप इत्तेफाक देखिए कि बाबर की तारीफों में कसीदे कर गए, और इतना दुख इन्हें, मुझे लगता है इतनी खुशी तो राम मंदिर का मंदिर बनने की हमारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को नहीं हुई होगी, जिससे ज्यादा तो दुख इन्हें बाबर की। आलोक जी के बातों का पहले जवाब दीजिए। वोट बैंक के लिए सारा किया जा रहा है लीला ड्रामा? बिल्कुल, वोट बैंक के लिए क्यों किया जाएगा? पहले तो आप ये समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश, इस बात का जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की फुल फ्लेज बहुमत की, पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार है और अभी सरकार बनी है। दूसरी चीज, केंद्र में भी हमारी सरकार है और अभी सरकार बनी है।
कहां से वोट बैंक की बात आ गई? तीसरी चीज, वोट बैंक की राजनीति तो वो कर रहे थे ना जो आज सत्ता से बाहर है। अबू आजमी से ये सवाल पूछिए, ये सवाल तो समाजवादी पार्टी से पूछिए जो उत्तर प्रदेश की भी सत्ता से बाहर है और केंद्र की भी सत्ता से बाहर है। ये सवाल तो उनसे होना चाहिए। हम तो सत्ता में बैठे, हम क्यों करेंगे? पहले तो आप ये समझिए। और भारतीय जनता पार्टी में फिर कहता हूँ आपको कि हम वो लोग हैं, मुजफ्फरनगर दंगे को कंट्रोल करने में समाजवादी पार्टी को 1 महीना लग गया था, 1 महीना। शामली के दंगों को कंट्रोल करने के लिए 18 दिन लग गए थे इसी समाजवादी पार्टी को। मेरठ के दंगों को कंट्रोल करने के लिए 10 दिन लग गए थे समाजवादी पार्टी को। ये बहुत समाजवादी पार्टी है। ठीक है, मैं वही सीधे पूजा जी के पास ही जा रही हूँ, आपके सारे सवालों का जवाब देंगी। सबसे पहले तो पूजा जी, अखिलेश यादव किस तरह से संलिप्त है, आपकी पार्टी किस तरह से संलिप्त है? अबू आजमी तो है ही, उन्होंने तो बयान दिया है। उसके अलावा जिस तरह से ये तमाम जो जिला और शहर का नाम ले रहे हैं दंगों का, इसका भी जवाब दीजिए कि समाजवादी पार्टी उस दौर में क्या कह गई थी। पूजा जी, ये दंगों कौन कितने महीने तक चला, बस ये नहीं जो जानकारी रखते हैं या जानकारी में बताना नहीं चाहते हैं कि उसमें अपराधी कौन कौन थे। भाजपा के विधायक ही अपराधी थे जो दंगों की बात कर रहे थे कि मुजफ्फरनगर में दंगा चलता रहा। वो भाजपा के विधायक थे, वो जो है मुख्य आरोपी थे उसमें। और उसके बाद में मैं अनन्या जी जब ये बात कह रहे हैं, इन्होंने एक बात कही कि सब तो केंद्र सरकार में भी है और हमारी गवर्नमेंट स्टेट में भी है। तो आप प्रश्न विपक्ष से पूछिए, आपको लगता नहीं है कि ये कितना बेहयाई वाली चीज हो जाती है कि मैं सत्ता में हूँ लेकिन प्रश्न मुझसे नहीं पूछना जाना चाहिए। लॉ और ऑर्डर मेरे हाथ में है, प्रश्न मुझसे नहीं पूछना चाहिए। ठीक है विकास जी, शांत हो जाइए। फिर से आप लोगों का नोकझोंक शुरू हो जाएगा। डिबेट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आपको सरकार अनन्या कीजिएगा कि बाबर कहाँ से आ गए थे बीच में? आपकी सरकार में आपको कैसे आ गई? आपके सरकार में आपके नहीं आई, लेकिन मेरी बहन को लेकिन सवाल विपक्ष से पूछा जाए, बड़ी बेशर्मी है भाई। इधर में बेशर्मी आप ला कहाँ से लेते हैं? आप महीने गिना रहे हैं, मणिपुर सालों से जल रहा है, अब तक शांत नहीं हो पाया। चुल्लू भर पानी ढूंढ करके मर भी नहीं जाते आप लोग तो कि ये तो हम दंगे गिना रहे हैं। और यहाँ पे इतना गंदा दौर दिखाया आपने और अभी तक वहां पे आग जल रही है, अभी तक शांत नहीं हो पाई हुई। और हम राजनीति करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे कि चाहे मरो पड़ो कुछ भी हो जाए हमें, क्योंकि हम जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है तो चाहे जहन्नुम में जो है घटना घटित होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पे पड़ा हुआ है, तो हम समाजवादी पार्टी को जो है कहेंगे, क्योंकि हमें तो राजनीति करनी है, अकाउंटेबिलिटी तो लेनी नहीं है। अनन्या जी, जो उसकी सरकार होती है, जिसका सत्ता होता है, जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर होती है, उसको अकाउंटेबिलिटी लेनी होती है। आप देखिए, इन्होंने एक बार भी इस चीज पे बात नहीं की नागपुर में इस तरीके की घटना घटित हुई, जो 2 गुट गए, वो 2 गुटों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आप ये देखिए, चाहते हैं इसलिए हो रहा है, चाहे वो बहराइच हो, चाहे वो संबल हो, चाहे महोल हो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का, चाहे अभी नागपुर हो महाराष्ट्र का। ये लगातार इनके इंटेलिजेंस को पता नहीं चलता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी 10-20 की संख्या में नहीं, 100 सैकड़ों की संख्या में पत्थर आ जाता है, वो लाठियां आ जाती हैं, वो तोड़ फोड़ कर लेते हैं। इनको इंटेलिजेंस को कानो कान खबर नहीं होती। और दंगा हो जाने के बाद में 2 गुट के बीच में दंगा होगी, लेकिन फिर बैठ करके एक गुट की बात करेंगे, फिर दूसरे गुट की बात नहीं करेंगे, उसके बाद में उसमें पोलराइजेशन लेकर के चले आएंगे। और जहां पे चुनाव रहेगा उसके नेता, विपक्ष के नेता, उसी वही संलिप्त होंगे। कोई और संलिप्त तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि चुनाव का फायदा नहीं मिल रहा है। अगर महाराष्ट्र में है तो ये जो है वहां का विपक्ष भी नहीं ढूंढ पा रहे। आप सोचिए, कल्पना करिए, इनको जो है क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में आना है, तो यहाँ पर पहले आकर के यहीं पर डिस्कस करना है कि नहीं, हम तो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की ही बात करेंगे, हम तो उन्हीं को लेकर के आएंगे। अरे अपने नेताओं को देख लीजिए, आपके मंत्री हैं, खड़े मंच से धमकियां दे रहे हैं, आप ही के नेता है, कह रहे हैं कि नहीं हमको कोर्ट कचहरी नहीं जाना, हमें कोर्ट के कोई आदेश की जरूरत नहीं है, हम स्वयंभू हैं, हम ऐसे ही तोड़फोड़ करेंगे। और उसके बाद में आप बैठ करके यहाँ पे आपको एक ही चीज सिखाया गया हुआ है कि कुछ भी हो जाए आप सिर्फ एक ही चीज करते चलेंगे कि आपको विपक्ष को कोसना है, विपक्ष के पीछे छुप जाना है। अब तो शर्म कर लीजिए, विपक्ष के पीछे छुपना बंद करिए, लीजिए, बाहर की जो है रास्ता दिखा देगी जनता आपको। ठीक है आलोक जी, आपसे मैं इस सवाल का जवाब लेना चाहती हूँ। गणेश जो पुलिस थाना है महाराष्ट्र में, वहां पर जब ये
फहीम शमीम खान जाता है एफआईआर दर्ज कराने, तो पुलिस की तरफ से यह बयान सामने आता है कि एफआईआर दर्ज हो गई है, 9 लोगों को चिन्हित भी कर लिया गया है, उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जिस तरह से ये माहौल भड़काऊ बना और दंगाई लगातार दंगा करते हुए नजर आए और एक के बाद एक संख्या बढ़ती गई, और उसके बाद से जिस तरह से जो घटना हुई, जो आगजनी हुई, वो आप सभी के सामने है। इस पर आप क्या बयान देना चाहेंगे? तरह से फहीम फहीम जो भी लोग थे, जो भी वहाँ दंगा करने के उसमें पकड़े गए, एफआईआर हुई, मेरा सवाल है सरकार से। आखिर सरकार के पास जो खुफिया विभाग होता है, खुफिया तंत्र होता है, LIU होता है, मुखबिर होते हैं भाषा में जिसको कहते हैं, आखिर वो कर क्या रहे थे? क्या उन लोगों को नहीं मालूम था कि ये लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? अचानक से इस तरह से कैसे हो गई? जो लोग सड़कों को उतार आए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की जरूरत था, वो उसको समझ नहीं था, उसको मालूम नहीं था, वो शांत बैठा हुआ था कि इतना बड़ा दंगा हो सकता है, बवाल बढ़ सकता है, हो सकता है पूरे महाराष्ट्र में फैल सकता था। क्योंकि जब शिवाजी की बात होने लगे, जब औरंगजेब की बात होने लगे, तो दोनों की जाहिर सी बात है कि बवाल बढ़ने की संभावना थी। लेकिन खुफिया विभाग को कोई पता नहीं चल पाया और वो लोग बाहर आ गए। तो ये एक बड़ा सवाल है कि खुफिया विभाग को सतर्क रहना चाहिए। आखिर इस तरह की चीजें, उनका काम ही ये है कि सरकार को समय रहते आप सूचना दीजिए कि इस तरह के लोग ऐसी योजनाएं बना रहे हैं। ये अगर आप ये सूचना नहीं दे पाए तो इसका मतलब आपके पास कुछ काम ही नहीं था, आप अपने काम में लापरवाह हैं। क्योंकि अगर आपने समय रहते ये किया होता तो शायद फहीम या फहीम जो भी थे, तो समय रहते पकड़ जाते और ये दंगा या ये जो बलवा या मारपीट जो हुई ये नहीं हो पाती। और जिस तरह से, और दूसरी सवाल कि आखिर ये जो बात हो रही औरंगजेब, आखिर औरंगजेब के नाम से हिंदुस्तान में आप समर्थक कैसे हो सकते हैं? आप ये तो कोई नहीं बर्दाश्त कर सकेगा कि आप इस देश में रह करके आप औरंगजेब की बात करें, ये कहीं नहीं संभव हो सकता। क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान की बात आएगी, देश की बात आएगी। मैं फिर वही कहना चाहता हूँ रंजना जी, बात औरंगजेब की नहीं है। औरंगजेब तो एक मुद्दा है, एक बहाना है, असल में मामला कुछ और है। क्योंकि वो 80 और 20 का जो खेल चल रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे वो वोट बैंक है। किसी को 20% आलोक जी, आप इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं, फहीम हो या शमीम हो, कोई भी हो, आप सीधे सीधे सवाल आपका और जवाब ये सरकार से है। सवाल यहाँ एक मैं और भी आप ही के जवाबों से दोहराना चाहूंगी कि जिस तरह से अबू आजमी का जब बयान सामने आया था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर किसी और पार्टी की तरफ से तो बयान इस तरह का नहीं सामने आया था कि औरंगजेब सही है, फिल्मों में गलत तरीके से उसे दर्शाया गया है। क्या आप मानते हैं कि औरंगजेब एक क्रूर शासक नहीं था, वो एक बेहतर शासक था? उसी के बयान के बाद से ये लगातार हिंसा बढ़ती गई है और बयानबाजी बढ़ती गई है। ठीक है पूजा जी, मैं आपसे बाद में जवाब लूंगी, आलोक जी से लेके मैं आपके पास आती हूं। नहीं, मैं अनन्या जी, आपने कहा किसी और नेता का नहीं, मैं बता दूं ना, जेडीयू के खालिद अहमद शुरुआत अबू आजमी से। अगर अबू आजमी हो या कोई भी हो, वो हिंदुस्तान में रह करके अगर औरंगजेब के समर्थन की आप बात करते हैं तो यानी कि आप देश के ये गद्दार साबित हो सकते हैं। क्योंकि आप देश में उनके फॉलोअर नहीं हो सकते जिन्होंने देश को बर्बाद करने, लूटने में, कत्लेआम करने में जिनका योगदान रहा हो, उनका हम समर्थन किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, हम समाजवादी पार्टी के मुद्दों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन हम उन भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या शिवसेना किसी भी पार्टी के विरोध के चक्कर में हम औरंगजेब का समर्थन नहीं कर सकते। ये तो हिंदुस्तान की जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप औरंगजेब का समर्थन करिए। आप पार्टी के विरोधी हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को थोड़ा सा इस पे समझना पड़ेगा। आखिर आप किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं? आप किसी के विरोध में या किसी के पक्ष में आप किन लोगों का समर्थन करने लग जा रहे हैं? इन सब चीजों पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर इसका कहीं आगे चल करके गलत मकसद ना निकल आए, लोगों में गलत भावनाएं ना पैदा हो जाए, देश में और खामियां ना पैदा हो जाए, आपसी विवाद ना बढ़ने लगे, पूरा जो है युद्ध की स्थिति में ना जाए। क्योंकि ये जो स्थितियां बना रहे हैं राजनीतिक दल, ये कोई सामान्य बात नहीं है। क्योंकि आप देखिए ना, इतना बड़ा बवाल हो गया आप नागपुर में, क्योंकि अब आपको पता नहीं चल पा रहा था, इतना ज्यादा अब पुलिस वालों से अवस्था की गई। ये कोई अचानक चीजें नहीं हुई, ये एक प्लान था। अगर प्लान नहीं होता तो अचानक से सब चीजें नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि सरकार को जवाबदेही सरकार की होगी, मैं विपक्ष तो नहीं कर सकता। तो सरकार को इस पर जरूर चिंता करनी चाहिए कि जो उनका विभाग है या विभाग है, LIU है, वो समय रहते क्यों नहीं इस तरह की सूचनाएं देते हैं? जो अराजक तत्व है, जो देश विरोधी है, जो औरंगजेब की बात करते हैं, ऐसे लोगों के
हमको जरूर विचार करना चाहिए। हाँ, मेरी विचारधारा से उनका मतभेद हो सकता है, लेकिन औरंगजेब का समर्थक नहीं है। ठीक है पूजा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, जवाब दीजिए। तो कह रही हूँ कि जो है, अगर आप बात कर रहे हो तो अब्बू आजमी जी के बयान की, ठीक है, अब्बू आजमी जी ने आपको रेफरेंस भी दिए, उसके बाद में बोला भी कि भाई माफी भी मांगी, ये मैं रिट्रीव करता हूँ अपनी जो है बयान से। उन्होंने वो तब माफी मांगी जब सदन से उन्हें निष्कासित करने की लगातार बात चल रही थी। तो आप बिल्कुल आप जो है कर रहे होते हैं, वो आपको आकर के मना थोड़ी किया कि नहीं आप मत करिए कार्रवाई के प्रोटेस्ट में बैठ थोड़े गए। सवाल मेरा सिंपल सा जज सिर्फ इतना था कि अब्बू आजमी के बयान के बाद से लगातार ये एक के बाद एक सियासत देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि अगर इतना ही तह में जा रहे हैं तो ये भी तह में जाना चाहिए कि भाजपा के नेता राहुल गांधी जी को औरंगजेब कहते हैं, ठीक है, फिर मीडिया आकर के उनसे पूछती है कि भाजपा के नेता राहुल गांधी जी को औरंगजेब कहे हुए हैं, अब्बू आजमी जी आप क्या कहेंगे? तो बोले भाई औरंगजेब तो कोई अच्छा शासक था, अगर उन्होंने कहा उनको कोई बात नहीं, अच्छा शासक था। तो वो भी इतिहास के जो है, जो इतिहासकारों ने लिखा हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं लिखा हुआ है, उसको उसके बाद भी उन्होंने रिट्रीव किया। अगर देखिए आप राहुल गांधी का उदाहरण दे रही हैं, राहुल गांधी का उदाहरण दे रही है, तो राहुल गांधी को तो बहुत सारे नाम से पुकारा जाता है, और सेम बिल्कुल विपक्ष भी उसी तरह से बाकी सब नेताओं को, तो ये तो एक अलग हो गया मुद्दा। नहीं देखिए, आपने बोला ना अभी तो खुदाई चल शुरुआत रही थी, मैंने सिर्फ कहा खुदाई कर दो तो अलग बात हो जाती है। ठीक है, वही तो मैं कह रही हूँ, मैं बार-बार बात करना चाहती हूँ कि वर्तमान पे बात होनी चाहिए, जो यहाँ पे बात होनी चाहिए वो बात हो ही नहीं रही है। अब आपको खुदाई करनी है तो फिर खालिद पे खुदाई क्यों नहीं की जाएगी? जदयू के एमएलसी है ना, उन पे क्यों नहीं की जाएगी? जब यहाँ पे जो है अब्बू आजमी माफी मांग लेते हैं, अब्बू आजमी जी, उसके बाद में खालिद कह रहे हो तो नहीं बढ़िया बोला, सही बोला। सबसे पहले अब्बू आजमी का बयान आया कि राहुल गांधी को औरंगजेब भाजपा की पार्टियों ने या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाम दिया। आप इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। सबसे पहले अब्बू आजमी का बयान आया या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को औरंगजेब? पहले भारतीय जनता पार्टी ने तो हमें राहुल गांधी जी को औरंगजेब कहा, तभी तो मीडिया उनके पास में गई प्रश्न पूछने के लिए कि ऐसा उनको कहा गया हुआ, आप क्या कहेंगे? वो खुद तो थोड़े लेकर के आए हुए थे कि वो बैठे हुए थे, उठा करके नाम लेकर के चले आए हुए थे। मीडिया ने प्रश्न पूछा हुआ था, उसका जवाब दिया उन्होंने, और ये नाम पहले लेकर के भाजपा ही आई हुई थी, समाजवादी पार्टी थोड़े लेकर के आई हुई थी। अब्बू आजमी का जो बयान आया, आप फिर खुदाई करना चाह रही हैं। देखिए पूजा जी, हम तो खुदाई वहां तक करेंगे, जहां तक हमें करना है, और जब तक हम जड़ तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, आपकी पार्टी के जब विधायक बयान दिए हैं तो आप उस बात को स्वीकार करिए। आप सुनिए पूजा जी, आपकी पार्टी के नेता ने, पूजा जी बात सुनिए, आपसे सवाल पूछूंगी, आप जवाब दीजिए। नेता ने अपने बात को वापस भी लिया और कहा कि इस पे जो है बहस नहीं होनी चाहिए, ये सिग्निफिकेंट चीज नहीं है। पूजा जी, उनका बयान मैंने भी पूरा सुना है। देखिए पूजा जी, लगातार बात बोलने से बात नहीं जाती है, ठीक है, यहाँ पे बात रखनी है तो आराम से रखिए, बारी बारी से रखिए। सवाल मेरा यहाँ ये है कि आपकी पार्टी के नेता का जब बयान सामने आया, सवाल सुनिए, डिबेट मैं नहीं कर रही हूँ, सवाल सुन लीजिए, जवाब फिर आपसे ही मैं लूंगी। जब आपकी पार्टी के नेता का जब ये बयान आया कि औरंगजेब की छवि गलत दिखाई जा रही है पिक्चर में, जो छावा मूवी आई है, उसके बाद से सियासत गरमाई है, क्या आप इस बात से इनकार करेंगी? और उसके बाद से जब ये सियासत गरमाई तो महाराष्ट्र में जो सत्र चल रहा था, सत्ताधारी सरकार के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, विधायक सभी ने अब्बू आजमी को देशद्रोही तक करार दिया। उसके बाद से उन्हें निकालने की भी बात कही गई, हालांकि वो उस सत्र से निलंबित भी हुए। उसके बाद से निलंबन के कुछ दिनों पहले ही उनका ये बयान आया था, उन्होंने खुद ये बयान सोशल मीडिया पर डाला, और जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र की जनता के हित में मैं अपना बयान वापस लाता हूं, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र की जनता के हित में सत्र में सवाल और जवाब करने हैं। हालांकि उनका यह बयान लाजमी नहीं उतरा, उनको उसके बावजूद भी सत्र से निष्कासित किया गया। तो मुद्दा यहां पर छावा मूवी के बाद से गरमाई हुई है, सवाल यहां सिर्फ इसी बात पर हो रही है, और मैंने यही बोला है, उसके बाद से दंगा, फसाद और विरोध हो रहा है। अनन्या जी अब जो है, अगर जो है अब्बू आजमी जी अपने बयान से वापस ले लेते हैं, हालांकि मैं मूवीज देखती नहीं, मैंने छावा मूवी देखी ना, उससे पहले कोई मूवी देखी, तो मैं मूवी बहुत डिस्कशन नहीं कर पाती। मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मीडिया देती है कि हाँ डायरेक्टर ने आकर के माफी मांगी, फैक्ट्स नहीं दिखाए, मुझे उतना ही पता है। इसके बावजूद भी आपने कहा कि जो है अगर डिबेट हो रही है, नागपुर में दंगा हुआ, डिबेट हो रही नागपुर में दंगा हुआ, डिबेट हो रही है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ, डिबेट हो रही है कि वहां पे पत्थरबाजी हुई, डिबेट हो रही है कि वहां पे जो 33 पुलिसकर्मी घायल हुए, डिबेट हो रही है कि 4 पुलिसकर्मी गंभीर तरीके से घायल हुए हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है?
और अगर जो है आपको लग रहा है कि भाई जिम्मेदार है तो आप बैठ करके झूठ मत फैलाइए ना, आप उठाइए एफआईआर करिए। आप क्या एक तरफ कह रहे कि अब्बू आजमी जी जो है कह रहे कि मैं महाराष्ट्र के हित में जो है वापस लेता हूं बयान, और यहाँ पे जो है भाजपा सरकार संलिप्त हो जाती है कि नहीं हमें तो जो है हर जगह पे दंगे कराने हैं। अब दंगे करा करके रहेंगे क्योंकि हमारी राजनीति तो वैसे चलती है, खालिद के ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि जेडीयू का एमएलसी है ना। क्या साक्ष्य है पूजा जी आपके पास क्या साक्ष्य है? क्या जो मैंने आपसे सवाल किया वो गलत किया? सोशल मीडिया पर आप भी एक्टिव हैं, आप भी देख सकती हैं अबू आजमी के बयान। अगर मैं कहीं से गलत हूँ, मेरे कोई शब्द गलत है, तो आप यहाँ पे रखिए उन साक्ष्यों को। नहीं, मैं कब बोल रही हूँ कि आपने सवाल गलत किया? मैंने आपको जवाब गलत दिया? मैंने कोई बात झूठ बोली आप उठा करके पिन आउट कर दीजिए। आप मुझे ये बता रही हैं कि डिबेट किन किन मुद्दों पे हो रहा है? डिबेट उसी मुद्दे पर हो रहा है जहां से अबू आजमी का बयान शुरू हुआ, और आज अबू आजमी ने अगर ये बयान नहीं दिया होता तो शायद इस तरह का दंगा और फसाद भी नहीं होता। पूजा जी, आप इस बात को स्वीकार करिए, आपके इनकार करने से इनकार नहीं होगा। बहराइच में दंगा क्यों हुआ था? अबू आजमी जी ने बयान दिया हुआ था। संभल में दंगा क्यों हुआ? संभल का मुद्दा, बहराइच का मुद्दा, महाराष्ट्र का मुद्दा, तीनों मिक्स नहीं चल रहा है। मुद्दे को आप लोग देखिए, आप लोग देखिए, सुनिए, आप प्रवक्ता जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं ना तो आप लोग डिबेट को कहीं से कहीं लेते जाते हैं, और हम लोगों का होता है कि आप लोग का ध्यान भटकाने के बजाय केंद्रित करें। आप जो है आप जबरदस्ती जो है कह रही है कि नहीं अबू आजमी अभी आप जाइए करिए भाई यार फौज के ऊपर। किस एंगल से आप कह रही हैं? किस एंगल से आप कह रही हैं? ठीक है, किस एंगल से आप कह रही हैं जबरदस्ती की बात हो रही है? किस एंगल से आप कह रही हैं? जबरदस्ती की बात बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल जबरदस्ती की बात हो रही है। किस एंगल से बताइए? आपसे सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि सरकार से सवाल पूछ रहे हैं आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा था? ठंडन गोपाल मैडम बना हुआ था। शुरुआती सवाल अगर आप डिबेट में शामिल थी तो शुरुआती सवाल पहले देखिए, ठीक है? आप जो है बोल रहे हैं कि वो रेस्पॉन्सिबल है, आप रेस्पॉन्सिबल जाइए करिए एफआईआर। आप एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभा लीजिए। मुझे मेरी जिम्मेदारी ना सिखाइए, और अपनी गलतियों पे बौखलाहट नहीं इस तरह से किया जाता है पूजा जी, चिल्लाने से नहीं होता है। पहले तो आप लोग इनका आवाज थोड़ा डाउन करिए, लगातार बोले जा रही है। विकास जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए विकास जी। जिम्मेदारी जब सरकार में रहेंगे तो आप समझिए दंगों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक एक महीने उत्तर प्रदेश में दंगे चलेंगे, और जब सरकार से बाहर हो जाएंगे तो कुछ ऐसे कारनामे करते रहेंगे जिससे कि दंगे होते रहे। तो ये होता है समाजवादी पार्टी का, ये कोई पहली बात नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का पुराना चाल चलित चेहरा है। 2022 का चुनाव आप याद करिए, अखिलेश यादव के मुंह में क्या भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था कि जिन्ना राग अलापिए? आप बताइए, आप क्या भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था कि जिन्ना को याद करिए? क्या अबू आजमी से भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था कि जिनके औरंगजेब के कान में कतीरे गड़िए? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था? ये बचकानी बातें हैं। मुझे लगता है ये विशुद्ध रूप से अपनी जिम्मेदारियों से भागने का नाम है। आप याद करिए कि टीवी चैनल के एक डिबेट में भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता ने एक धर्म विशेष को लेकर के एक टिप्पणी की थी, आपको याद है ना? आपको याद है ना? और उस टिप्पणी के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उस प्रवक्ता को पार्टी से निलंबित करने का काम किया, ये किसने किया? वापसी भारतीय जनता पार्टी ने किया कि नहीं किया? अगर यही काम समाजवादी पार्टी समय रहते कर देती तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें नहीं होती जिस तरीके की चीजें आज इस देश में की जा रही है। और ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। जब आपकी रीति और नीति, अभी हमारी पैनलिस्ट में बैठी साथी कह रही थी कि एक पक्ष की बात करते हैं, एक गुट की बात करते हैं, दूसरे गुट की कौन करेगा? अरे भाई, जब बाबर की बात आप करोगे, बाबरी को बचाने, बाबरी पे रोना आप रोगे, जब औरंगजेब की तारीफ आप करोगे तो संभाजी की तारीफ तो हम करेंगे ना, शिवाजी की तारीफ तो हम करेंगे ना, राम मंदिर की बात हम करेंगे ना, दूसरे पक्ष की बात हम करेंगे। भाई, मैं डंके की चोट पे कहता हूं हम करेंगे, क्योंकि आप अगर बाबर की याद स्थान में कसीदे गढ़ोगे तो हम कहेंगे कि राम मंदिर वहीं बनना चाहिए, ये राम की भूमि है। क्योंकि आपको बाबर याद आए, हमें बाबर याद नहीं आए। बाबर हमारे अनुसरण करता नहीं हो सकते, हम बाबर के अनुसरण करता नहीं हो सकते, हम प्रभु श्री राम को मानने वाले। ये व्यवहारिक दृष्टिकोण है कि जब महाराष्ट्र जैसी सरजमी से, जिस महाराष्ट्र से संभाजी शिवाजी जैसे नायक निकल करके आए और वहां पर आप खड़े होकर के औरंगजेब की तारीफ करोगे अनन्या जी, तो ये देश आक्रोशित होगा, तय मान लीजिए आक्रोशित होगा। और रही बात कार्रवाई की, आप याद करिए 7:30 बजे के आसपास की घटना है और 11:30 बजे हमने कंट्रोल कर लिया 2 घंटे के अंदर। मैं चुनौती के साथ कहता हूं अपनी समाजवादी पार्टी की बहन को, मुझे एक ऐसा
दंगा बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश के अंदर 850 से ज्यादा छोटे बड़े दंगे हुए जो 2 घंटे के अंदर इन्होंने कंट्रोल कर लिया। जरा पूछिए इनसे हिम्मत और हैसियत नहीं, क्योंकि दंगा प्रायोजित ही समाजवादी पार्टी से होता था भाई। नाहिद हसन हम सबको याद है, एक उदाहरण नहीं है समाजवादी पार्टी में। तो इनकी तो चाल चरित्र चेहरे को पूरा देश जानता है। औरंगजेब की शान में कसीदे गढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या अखिलेश यादव ने इंटेंशनली कहीं मैसेज तो नहीं भेजा? मेरा कहने का मतलब है कि बगैर, देखिए प्रदेश अध्यक्ष है, एक छोटा सा कार्यकर्ता भी जब कुछ बोलता है तो अपने नेतृत्व की इच्छा के अनुरूप बोलता है। ये राजनीति में मेरे वरिष्ठ साथी आलोक जी बैठे हुए ये जानते हैं कि नीचे के कार्यकर्ता भी पार्टी के भाव के अनुरूप ही अपना वक्तव्य देते हैं। तो अगर आबू आजमी ने कहा है, मैं फिर कहता हूं डंके की चोट पर, इसके पीछे सहमति अखिलेश यादव जी की, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उसमें सहमति थी विशुद्ध रूप से, क्योंकि ये इनका राजनीतिक आधार है, तुष्टीकरण का राजनीतिक आधार। और किसके सामने कसीदे करे गए? जिसने काशी विश्वनाथ जैसे मंदिर को तोड़ने के काम किया, जिसने सोमनाथ जैसे मंदिर को, समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे उस पार्टी के वरिष्ठ दिग्गज नेता हैं जिनकी तरफ से यह बयान सामने आया है कि नागपुर में जो हिंसा हुई है बेहद ही निंदनीय है। तो अगर उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आप 10 बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि संलिप्तता है, तो फिर उस पार्टी के लोग किस तरह से इस तरह का बयान दे सकते हैं? जवाब दीजिए। देखिए, जब हटो बचो की राजनीति में जब आपने देख लिया कि अब हमारी स्थिति बहुत खराब हो रही है, इस देश में 80 और 20 की लड़ाई का जिक्र करने वाले आलोक जी से ये कहिए, 80 और 20 की लड़ाई तब पनपती है जब एक पक्ष 80 पर कुठाराघात करने का काम करता है, 80 पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करता है, और 20 के काले कारनामों को भी ऐसे प्रस्तुत करता है कि जैसे दुनिया में उससे भला कोई था ही नहीं। तो जब ऐसे प्रिटेंट 80 के देश में 20 को ऐसे प्रिटेंट करके दिखाया जाएगा तो 80 को पीड़ा। ठीक है, आलोक जी से मैं जवाब लेती हूँ। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विकास पांडे जी साफ तौर पर एक जवाब दिए हैं और आपको ये संबोधित करते हुए कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको इस बात की बहुत अच्छे से जानकारी है कि जिस भी पार्टी के जो भी प्रवक्ता होते हैं या फिर उस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, इससे जुड़े हुए जो भी व्यक्ति होते हैं, अगर कोई भी अपना बयान देते हैं तो उस पार्टी के ही रास्ता, जो पार्टी जिस रास्ते को अपनाई रहती है, जो उसका सिद्धांत रहता है, उसी से मिलता जुलता जवाब देते हैं। तो किस एंगल से आप इनके इस जवाब को देख रहे हैं? जवाब दीजिए, क्योंकि इनका ये बयान अबू आजमी के उस बयान पर था। मैंने इनका बयान मुझे सुनाई नहीं पड़ा, क्या बोला है आलोक जी? ठीक है, अबू आजमी का जो बयान था कि औरंगजेब की छवि छावा मूवी में गलत दिखाई गई है, जिसके बाद से सियासत गरमाई है, यह आपको भी पता है। इस पर विकास पांडे जी का जवाब ये आया है कि किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति जिस पार्टी से जुड़ा हुआ रहता है, अगर उसकी पार्टी जिस रास्ते पर चलती है, जो उसका एक सिद्धांत होता है कि हमें इसी रास्ते पर चलना है, या फिर जो भी उसके अंदरूनी की चर्चा होती है, जो भी बात होता है, उसी हिसाब से वो अपना जवाब देते हैं। तो यानी कि अबू आजमी भी उसी हिसाब से जवाब दिए जिस तरह से अखिलेश यादव की पार्टी में चर्चा चलती है। जवाब दीजिए। मैं इस बात से वाकिफ नहीं हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कई बड़े बड़े नेताओं ने बहुत अलग अलग बयान दिए हैं, जो बड़े बचकाने बयान, चाहे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का बयान रहा हो, चाहे राम गोपाल जी का हो, कई ऐसे नेता थे जिनका, तो हम उस चीज से वाकिफ नहीं है, मान सकते उस चीज को। लेकिन हाँ, जरूर है कि वो जैसे अबू आजमी जी ने बयान दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि उसने वापस लिया, वो लगता है। लेकिन वो चर्चा में रहने के लिए, जैसे यूपी के एक बच्चे ने उन्होंने कहा कि मैं जब था जो है 5-6 दरोगाओं को जब मार के गड्ढे में फेंक के आया था, उसे चर्चा में रहने के लिए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अब आप जो क्या कह रहे हैं उसका मार्केट में कितना मार्केट में जा रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, आपकी छवि कैसी हो रही है। लेकिन हम उस बात को पूरी पार्टी लाइन पे हम कहें कि पार्टी ने अगर वो उसी लाइन को माना होता तो शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के अन्य लोग भी वही बात कहते हैं। क्योंकि कभी कभी नेता, जो बड़े नेता नहीं कहना चाहते हैं, वो छोटे नेताओं से कहला देते हैं, छोटे नेता कह देते हैं, उसके बाद अपनी वापस ले लेते हैं और एक चर्चा हो जाती है। अबू आजमी ने भले ही बात कहने के बाद बात वापस ले ली, लेकिन नागपुर में तो दंगा हो गया। आज आखिर उससे जो हो रहा था वो तो हो चुका और एक माहौल तो बन ही चुका है ना 80 और 20 का। तो हमको लगता है कि नेताओं को, जो अपने प्रवक्ता है, जो अपने बड़े नेता हैं या राष्ट्रीय नेतृत्व को, उन नेताओं को जरूर अंकुश में रखना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो या कोई पार्टी नेता हो, कि आप जब भी कहीं बोलते हैं तो ये जरूर ध्यान रखिए कि
आप बोल क्या रहे हैं उसका पार्टी पे कितना असर होगा और समाज पे कितना असर होगा, देश पे कितना असर होगा। वो बात अलग है कि आपने कहने के बाद बात वापस ले लेते हैं, लेकिन वो एक माहौल तो बन चुका होता है। तो मुझे नहीं लगता कि जो विकास जी ने कहा कि जो अबू आजमी ने कहा उससे राष्ट्रीय नेतृत्व से सहमत होगा। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय नेतृत्व ऐसा सहमत होगा, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व उसको राजनीति करनी है। अबू आजमी जैसे बहुत ठीक है विकास जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी और एक लाइन भी लूंगी, लौटने का वक्त हो गया। उससे पहले मैं पूजा जी के पास जाऊंगी। पूजा जी, आप इस बात का जवाब दीजिए कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो क्या कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ था? जवाब दीजिए। हम बैठ करके विपक्ष का रोना नहीं रोते थे, हम अकाउंटेबिलिटी लेते थे। हम ये मानते थे कि जो है कि भले जो है भाजपा का विधायक उस पर संलिप्त पाया गया हुआ है, पर ये हमारी अकाउंटेबिलिटी है, हमारी सरकार है और हमें अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। वहां पे कोई भी घटना घटित हो रही है उत्तर प्रदेश में, उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उस पर जांच बिठानी पड़ेगी, उस पर जांच करनी पड़ेगी, उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम बैठ करके हर चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराते थे। हम जिस तरीके से कार्य के जो अच्छे कार्य करते थे उसकी अकाउंटेबिलिटी लिया करते थे, क्रेडिट लिया करते थे, वैसे ही जो गलत कार्य हो जाते थे, कुछ गलत चीजें हो जाती है हमारी सरकार में, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी लेते थे कि ये अकाउंटेबिलिटी भी हमारी है, जवाबदेही दिया करते थे। हर चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है उठा करके जो है सामने नहीं कर देते थे किसी को बलि का बकरा, किए कि स्केपगोट ढूंढ करके रखा हुआ है कि प्रशासनिक फेलियर हो गया हुआ है, हमारे जो है मंशा के अनुसार से चलेगा दंगा, उसके बाद में प्रशासनिक फेलियर होगा, पुलिस को बलि का बकरा बनाएंगे, पुलिस नहीं बलि बकरा बन पाएगा तो किसी और को बलि का बकरा बनाएंगे, पर बलि का बकरा बना करके हम जो है साफ सुथरा निकल जाएंगे और यहाँ पे दंगे होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे। ऐसा जो है समाजवादी पार्टी नहीं करती। समाजवादी पार्टी हमेशा अकाउंटेबिलिटी लेती रही है। ठीक है विकास जी, जल्दी से एक लाइन में जवाब दे दीजिए, जल्दी से दीजिए। अकाउंटेबिलिटी जैसा शब्द समाजवादी पार्टी की डिक्शनरी में ही नहीं, क्योंकि मैं अभी की घटना से बता देता हूँ, मैं पूर्ववर्ती जिक्र करूंगा तो ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं, लेकिन आप याद करिए संभल के लोगों को, संभल के दंगाइयों को 5-5 लाख, और रामगोपाल मिश्रा हो चाहे चंदन हो, कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा, ये होती है। संभल का दंगा में अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं पार्टी अगर बात सरकार में, वही मैंने बोला, यही फर्क है। मतलब हंसी आती है मुझे लगता है, तो अकाउंटेबिलिटी की बात समाजवादी पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। दूसरी चीज मुझे लगता है बाबर जैसे लोगों का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी जैसे दलों की वजह से हो रहा है, वरना मुझे लगता नहीं है कि इस देश में अब उनके लिए कोई जगह बची है। इस देश के चाहे किसी भी वर्ग में चले जाइए, उनके लिए कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि मुगल इस देश के हिस्सा कभी नहीं थे, वो बाहर से आए थे और इस देश पर उन्होंने अपनी सत्ता चलाई। उस देश का कभी अंग मुगल नहीं रहे, लेकिन मुझे लगता है ये बड़ा दुखद है कि आज समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल केवल और केवल अपने वोट मुगलों को आगे रख करके सियासत कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। जिस तरह से नागपुर में जो हिंसा हुई है और जिस तरह से आगजनी में सैकड़ों वाहन और कई ऐसे लोग हैं जो उस आगजनी में अपने आप को वहां पर महसूस किए और कई लोगों घायल भी हुए हैं, यहाँ तक कि पुलिसकर्मी भी उस आगजनी में घायल हो गए हैं और महिला पुलिसकर्मियों के साथ तो जो अभद्रता हुई है वो बेहद ही निंदनीय है। आपको बता दें कि जिस तरह से नागपुर में जो ये घटना घटित हुई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीधा वार समाजवादी पार्टी पर किया जा रहा है, क्योंकि कहानी वहीं से शुरू हुई जब अबू आजमी ने बयान दिया छावा फिल्म को लेकर कि औरंगजेब की छवि उस फिल्म में पूरी तरह से गलत दर्शाई गई है। उसके बाद से ही सियासत गरमाती गई और एक के बाद एक घटनाएं घटती गई और आखिरकार वो घटना अब जाकर वो मोड़ ले ही ली जिसका सभी को डर था। नागपुर में वो घटना घटित हुई, दंगाइयों ने दंगा किया, पत्थरबाजी की और कश्मीर का वो दौर याद आ गया जब पत्थरबाजी हुआ करता था। हालांकि अब कश्मीर सुधर गया है, लेकिन अब हिंदुस्तान के एक हिस्से में जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, कश्मीर के दौर को याद करना बेहद ही सही होगा, कहीं से भी गलत नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि नागपुर में जिस तरह से जो घटना घटित हुई है और औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर और संभाजी महाराज को लेकर जो सियासत खड़ी हुई है वो किस मोड़ पर ले जाकर छोड़ती है। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।